तो प्यारे साथियों, स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। आज आप थोड़ा सोच रहे होगे कि यार मैं थोड़ा बड़ा बड़ा कैसे लग रहा हूँ, 1 2 3 4 लेक्चर में तो छोटा सा लग रहा हूँ, फिर थोड़ा बड़ा हो गया हूँ। तो वो लेक्चर्स आप हैरान हो जाओगे जान करके कि लगभग मैंने 1.5 से 2 साल पहले रिकॉर्ड किए थे। और तब भी चैनल था, 70,000 सब्सक्राइबर्स होने को थे, लेकिन वो कुछ गड़बड़ होने के कारण डिलीट हो गया था। तो फिर जब नया चैनल बनाया तो सारे वीडियोज़ वापस तो डाले थे, लेकिन ये वाला लेक्चर कहीं ऑफलाइन हमारे पास सेव्ड नहीं था। तो ये वाला लेक्चर अब मैं वापस बना रहा हूँ क्योंकि तब डिलीट हो गया था, हट गया था। और ये वाला जो लेक्चर है, अगर आपने 1 2 3 4 देखे हैं अच्छे से, तो ये उनको समअप करता है। मतलब आपको ये बताएगा कि परावर्तन के क्वेश्चन आंसर जो करें ना, जो एग्जाम में आएंगे, वो कैसे करने हैं, उनको कैसे अप्रोच करना है। समझ में आ रही है? तो ये उन चारों में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और दूसरी बात, आज के इस लेक्चर में अपन क्या क्या कवर करने वाले हैं वो सुन लो। अपन देखने वाले हैं नई कार्तीय परिपाटी, कार्तीय चिन्ह परिपाटी। नई कार्तीय चिन्ह परिपाटी है जिसको न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन बोलते हैं। तो गोलीय दर्पणों द्वारा हमें किस तरह से प्लस माइनस लेना है वो समझेंगे अपन। फिर दर्पण सूत्र जो था उसको देखेंगे। वैसे आपको पता तो होगा ही दर्पण सूत्र क्या है हमारे पास में, लेकिन वो मिरर फॉर्मूला में मैं आपको ये बताऊंगा कि उसको यूज में कैसे लेते हैं। मतलब हम कैसे क्वेश्चन करें जिसमें कोई गलती ना हो, एकदम सही सटीक हमारा आंसर आ जाए न्यूमेरिकल में। तीसरी चीज उसके बाद अपन करेंगे आवर्धन या मैग्निफिकेशन जिसको बोलते हैं। एकदम इतना ना फिट कर दूंगा आपके दिमाग में आवर्धन का कंसेप्ट कि आप चाह के भी नहीं निकाल पाओगे उसको। तो चलो आ जाओ, बिना टाइम वेस्ट किए जल्दी से शुरू करते हैं। सबसे पहले ये बहुत सिंपल टॉपिक है कि बुक में ही हमारे टॉपिक दे रखा है गोलीय दर्पणों द्वारा परावर्तन के लिए चिन्ह परिपाटी। तो गोलीय दर्पणों की बात हो रही है यहां पर पहली बात। तो अब यहां देखो, इसी को हम लोग चिन्ह परिपाटी को, साइन कन्वेंशन को बोलते हैं नई कार्तीय चिन्ह परिपाटी, न्यू साइन कन्वेंशन। पुरानी भी कुछ रही होगी, हम जो पढ़ रहे हैं वो नई है। मैं आपका दिमाग खराब कर रहा हूं या थोड़ा सा। एक बात तो बताओ, ये कार्तीय क्या है? शायद मैं बता चुका हूं आपको, नहीं बताया है तो खैर मैं बायोलॉजी में भी ये चीज आपको बताने वाला हूं आगे के लेक्चर्स में। कार्टेशियन का क्या मतलब है? आपको अगर ध्यान हो, आप मैथमेटिक्स में निर्देशांक ज्यामिति पढ़ते हो, है ना, उसको हम लोग बोलते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो वहां पर भी आप ये वर्ड पढ़ते हो, कार्टेशियन प्लेन या कार्तीय प्लेन, समतल, कार्तीय समतल। तो ये क्या है ये मैं छोड़ रहा हूं आपके ऊपर सोचने के लिए, मैं बाद में बताऊंगा आपको। तो अब समझना जरूरत क्या पड़ी इसकी, पहले वो अपन समझने की कोशिश करते हैं। जैसे मान लो हम लोग है ना, कोई सा भी मान लो दर्पण बना रहे, तो ये अवतल दर्पण बना रही है मान लो अपन ने। अब हम लोग क्या सीखते आए हैं कि हम हर बार वस्तु को जो है, हमारा जो बिंब है वो यहां रखते हैं। लेकिन असल दुनिया में ऐसा नहीं होता कुछ भी। मान लो असल दुनिया में ये जो मेरा हाथ है, यही एक क्या है, हमारा अवतल दर्पण है। तो अभी मैं इसके बाईं तरफ हूं, लेकिन कल को ये यहां हो गया तो मैं तो दाईं तरफ हो गया इसके। मैं बिंब हूं, मेरा प्रतिबिंब बन रहा होगा कहीं पर, लेकिन बायां दायां तो सब उलट पुलट हो गया। तो असल दुनिया में ऐसा कुछ भी नहीं है। ये चीज जो भी हम समझ रहे हैं यहां पर कागज पर समझने के लिए कर रहे हैं। और वो भी क्यों, हमें एक परिपाटी बनाने की क्या जरूरत पड़ी, ताकि दुनिया भर में जो भी लोग हैं इसको एक नजर से देख करके समझ पाए। नहीं तो पता पड़े इंडिया के लोगों ने कुछ अपना अलग बना रखा है, अमेरिका के लोगों ने कुछ अपना अलग बना रखा है, तो क्या होगा, कभी भी नॉलेज का एक्सचेंज नहीं हो पाएगा। समझ रहे हो? जो भी हमारी समझ है, उनकी समझ है, उसका आदान प्रदान नहीं हो पाएगा ना। तो एक स्टैंडर्ड बनाने के लिए हमने ये कार्तीय चिन्ह परिपाटी फिक्स की है। अब इसमें देखना क्या है, सबसे पहले हम कह रहे हैं इस परिपाटी में दर्पण के ध्रुव को, पी को मूल बिंदु मानते हैं। बहुत सिंपल है, इसमें तो कोई लॉजिक है भी नहीं बड़ा। ये हमारा मूल बिंदु होता है, तो इसको हमने, मतलब पी होता है हमारा, इसको हमने क्या मान लिया, ध्रुव को ही मान लिया मूल बिंदु ओ, जिसके जो निर्देशांक होते हैं वो 0 0 होते हैं, 0,0। ये हम सबको पता है, ये दोनों एक मान लिया अपन ने, निर्देशांक पी के 0 0। और साथ ही साथ क्या किया हमने, दर्पण के मुख्य अक्ष को एक्स अक्ष मान लिया। ये दर्पण का मुख्य अक्ष है, इसी को हमने एक्स अक्ष मान लिया। तो ये तो हो जाएगा आपका एक्स, और ये हो जाएगा एक्स डैश, मतलब इधर तरफ नेगेटिव हो जाएगा माइनस, ऋणात्मक, और इस तरफ जो है धनात्मक हो जाएगा पॉजिटिव, एक्स अक्ष। तो आप बोलोगे सर फिर हम इसको y मान लें क्या?
हाँ तो मान सकते हो, है ना, ये हमारी वाई अक्ष हो गई यहीं पर ही। बोला नहीं है उसको, खास से अलग से लिखा नहीं है, लेकिन हाँ अंडरस्टूड है कि ये जो हमारे चार यहाँ पे चतुर्थांश बन गए हैं, क्वाड्रेंट्स बन गए हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ ऐसे करके। तो फिर उसके बाद हम कह रहे हैं आगे इस चिन्ह परिपाटी के अनुसार हमें क्या क्या बातें ध्यान रखनी है, ध्यान से सुनो। पहली बात हमें ध्यान रखनी है, बिंब सदैव दर्पण के बाईं ओर रखा जाता है। ये दर्पण है ना, तो इसके बाईं ओर, और बाईं ओर भी किस चीज के, जो परावर्तक पृष्ठ है ना उसके, समझ में आ रही है, पीछे वाला नहीं, जो रिफ्लेक्टिव सरफेस है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, जिससे क्या होगा, परावर्तन होगा, तो उसके हमेशा बाईं ओर रखेंगे। और ये नियम भी उन्होंने फिक्स कैसे किया था वो समझने की कोशिश करना। वैज्ञानिकों ने बोला ऐसा कुछ करो कि जो प्रकाश के चलने की दिशा हो, प्रकाश के जो चलने की दिशा हो वो धनात्मक की तरफ हो, पॉजिटिव की तरफ हो। तो प्रकाश इस वस्तु पर यहां से ही तो आएगा, तो प्रकाश किस दिशा में जा रहा है, पॉजिटिव में, ये धनात्मक है ना, ये प्लस वाली साइड है। तो प्रकाश के चलने की दिशा को धनात्मक माना है हमने, इसलिए हमने बोला है कि जो बिंब है हम हमेशा उसको कहाँ रखेंगे, बाईं ओर रखेंगे। अब ये तो कार्तीय चिन्ह परिपाटी हम लोग किसके लिए पढ़ रहे हैं, दर्पण के लिए ना, ये हम पढ़ रहे हैं मिरर के लिए। लेकिन यही जो है एग्जैक्ट हमारी अप्लाई हो जाएगी किस पर, लेंस पर भी। ये इंटरेस्टिंग बात है कि वहां भी लगभग सब कुछ सेम ही चलेगा, थोड़ा बहुत नाम वाम चेंज होंगे, इधर उधर होंगे, बट लगभग सब कुछ सेम चलेगा। फिर सेकंड में हम कह रहे हैं मुख्य अक्ष के समांतर सभी दूरियां दर्पण के ध्रुव से मापी जाती है। अब ये देखो एक बड़ा प्रॉब्लम थी, जैसे मान लो कि है ना, हम कोई, जैसे अब केसेस तो आप देख ही चुके हो, मान लो कि कोई बिंब अगर हमने यहां रखा है, तो मान लो कि उसका जो प्रतिबिंब है वो यहीं बन रहा है। तो अब क्वेश्चन ये हो गया यार, दूरी कैसे नापे। कोई हो जाएगा फीता लेके यहीं खड़ा हो जाएगा कि यहीं से नाप लेंगे, यूं नाप लेंगे, यहां से रख के यूं नाप लेंगे कि भैया 10 सेंटीमीटर आ गई। या अगर कोई और केस है, मान लो अगर उसमें जो है बिंब का प्रतिबिंब यहां से बन रहा है, तो बोलेगा मैं यहीं से नाप लेता हूं, इतनी सी नाप लेता हूं। कोई बोलेगा नहीं नहीं मैं तो इतनी नाप लेता हूं। तो प्रॉब्लम है, आपको एक ओरिजिन तो देना पड़ेगा ना। जैसे जैसे आपके पास स्केल होती है, अपने पास में स्केल होती है, तो उस स्केल में हम हमेशा नापना कहां से शुरू करते हैं, जीरो से शुरू करते हैं ना भाई। कोई भी दूरी रखनी होती है तो जीरो को उस पर रखते हैं और फिर आगे का देखते हैं। तो यहां पे हमारा जीरो कौन है, यहां पे हमारा जीरो है ये वाला P। तो सारी दूरी आप कहां से नापोगे, ध्रुव से नापोगे ना भाई। आपके पास इंच टेप है, फीता है, तो फीते को भी क्या करते हो आप, जीरो को कहीं ऐसे रखते हो और फिर उसको खींच के ले जाते हो और नापते हो, तो जीरो से नाप रहे हो ना। तो यहां भी हमने वही किया कि सब कुछ हमने, जो भी दूरी हमें मुख्य अक्ष के समांतर नापनी है, समांतर, खड़ी तो नहीं नाप सकते ना, यहाँ पे समांतर वाली की बात चल रही है, तो वो सारी हम कहाँ से नाप रहे हैं, ध्रुव से नाप रहे हैं। देखो रटना जरूरी नहीं है, समझना जरूरी है, मैं फिर कहूंगा आपको ये बात। फिर उसके बाद हम कह रहे हैं यहाँ पे मूल बिंदु के बाईं ओर मापी गई सभी दूरियां ऋणात्मक होंगी। इधर आप कोई भी डिस्टेंस नाप लोगे, क्योंकि अब तो फिक्स हो गया ना कि इस तरफ वाला क्या है, ऋणात्मक है, नेगेटिव है, उस तरफ वाला पॉजिटिव है। तो अगर कोई भी दूरी, जैसे मैं ये चीज नाप के बता रहा हूं, तो ये कैसी होगी, ऋणात्मक होगी। अगर मैं यहाँ पे ये चीज नाप के बता रहा हूं, यहां से यहां तक की दूरी, तो वो भी कैसी होगी, नेगेटिव होगी। धनात्मक कब होगी, इस दर्पण में हमारे पास में एक केस होता है ये वाला, तो जब ये दूरी नापेंगे तो ये धनात्मक होगी, ये वाली, इसको मैं यहां लिख रहा हूं। क्लियर हुई ये बात, बहुत सिंपल है, इसमें कोई लॉजिक वाली बात नहीं है बड़ी। फिर उसके बाद है हमारे पास में मुख्य अक्ष के लंबवत तथा ऊपर की ओर मापी गई दूरियां धनात्मक मानी जाती हैं, जबकि मुख्य अक्ष के लंबवत नीचे की ओर मापी गई दूरियां ऋणात्मक मानी जाती हैं। बहुत सिंपल है कि आप अगर, अब ये क्योंकि हो गया मान लो प्लस वाई अक्ष की तरह और ये हो गया माइनस वाई अक्ष की तरह, तो कोई भी दूरी अगर आप ये चीज नाप रहे हो कि जो प्रतिबिंब है उसकी ऊंचाई कितनी है, तो ये अपने आप क्या हो जाएगी, धनात्मक हो जाएगी। लेकिन अगर आप ये चीज नाप रहे हो, इस प्रतिबिंब की ऊंचाई नाप रहे हो, तो ये अपने आप ऋणात्मक हो जाएगी। क्यों, क्योंकि वो जो दूरी है वो हम मुख्य अक्ष से नापना चालू कर रहे हैं। ये जीरो है, फिर जीरो से ऊपर प्लस में और जीरो से नीचे माइनस में, ऐसा मान करके चलना है। तो ये है हमारी नई कार्तीय चिन्ह परिपाटी। मैं 5 सेकंड के लिए स्क्रीन से हट रहा हूं, आप इसको लिख लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं।
अब अपन आ गए हैं सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट, मतलब हिस्से पर चैप्टर के, कि ये बात तो यहाँ सिर्फ मैंने लिखी है मैं आपको ये बताने के लिए कि देखो लैंग्वेज में कैसे लिखते हैं, कि भाई दर्पण सूत्र हम सबको ही पता है कि 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। किताब में क्या लिखा हुआ होता है 1/u प्लस 1/v। मैंने ऐसे क्यों लिखा है उसके पीछे कारण यही है, मैं आपको आगे के लेक्चर्स में बता चुका हूँ, कि जब लेंस के लिए फिर आप यही सूत्र सीखोगे ना तो वहां पे 1/v माइनस 1/u होता है, तो फिर आपको उस वक्त दिमाग लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देखो लिखा बस मैंने क्या है कि गोलीय दर्पण में ध्रुव से लेकर बिंब की जो दूरी होती है उसको हम लोग u बोलते हैं, बिंब दूरी को, ये ध्यान रखना है। प्रतिबिंब की जो दूरी होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, v बोलते हैं। और फोकस दूरी हमें पता है छोटे f से लिखते हैं। दर्पण सूत्र या मिरर फॉर्मूला क्या है, इसी को बोलते हैं हम लोग दर्पण सूत्र। अगर एग्जाम में 1 नंबर का क्वेश्चन आ जाए कि दर्पण सूत्र लिखो, तो ये चीज लिख के ये लिख सकते हो। तो ये है क्या, बिंब दूरी, प्रतिबिंब दूरी व फोकस दूरी में संबंध। गोलीय दर्पणों के लिए बिंब दूरी, प्रतिबिंब दूरी व फोकस दूरी, रिलेशन बिटवीन डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, डिस्टेंस ऑफ इमेज एंड फोकस डिस्टेंस या फोकल लेंथ, उसको हम लोग बोलते हैं मिरर फॉर्मूला, दर्पण सूत्र। सिंपल सी बात है, यहां तक कोई दिमाग नहीं लगाना। अब मैं आपको यहां पर क्या हमें किताब में भी इन्होंने लिख करके दिया है कि फिर जो नई कार्तीय परिपाटी है ना, चिन्ह परिपाटी, उसके हिसाब से आपको इस सूत्र में जो है मान रखने होते हैं। जैसे मैं कोई भी एक क्वेश्चन पढ़ूंगा और मैं केवल आपको ये बताऊंगा कि हमें कितना अज्यूम करना होता है, कितना सोच लेना होता है कि यार क्या 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 हो सकता है। देखो समझो, यहाँ पे इसको ही समझ रहे हैं अपन। किताब का ये एग्जाम्पल है, किसी ऑटोमोबाइल में पीछे का दृश्य देखने के लिए उपयोग होने वाले उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 3 मीटर है। तो अब इसने देखो हमें बोल दिया उत्तल दर्पण है वहां पे, तो उत्तल दर्पण को अपन लोग कैसे बनाते हैं, हम सबको पता है ऐसे बनाएंगे। ठीक है, बना दिया अपन ने। तो इसकी वक्रता त्रिज्या 3। तो अब हमें यही दिमाग लगाना है, फोकस। इसने वक्रता त्रिज्या बोली है, या एक सेकेंड बस, हाँ वक्रता त्रिज्या बोली है, आर बोला है इसने 3 मीटर है, आर बताया है अपने को। तो हमें खैर पता है फोकस दूरी इसकी आधी हो जाती है, तो वो 3/2 मीटर हो जाएगी। इंटरेस्टिंग बात यहां पर ये है कि वो फोकस दूरी यहां होगी, यही होगी ना इसके लिए, तो उत्तल दर्पण के लिए तो फिर उस केस में इसकी फोकस दूरी जो है कैसी हो जाएगी, पॉजिटिव। मतलब आप फोकस दूरी को क्या लिखोगे, +3/2 मीटर। ये चीज हमें यहां से समझ में आ रही है। तो इसमें जब आप फोकस दूरी का मान रखोगे तो वो प्लस में रखोगे। फिर इसने आगे बोला, यदि एक बस इस दर्पण से 5 मीटर की दूरी पर स्थित है, कोई बस है इस दर्पण से 5 मीटर दूर खड़ी है, तो यहां समझना 5 मीटर दूर खड़ी है बस, तो बस तो क्या है, बिंब है ना, तो हमें बिंब दूरी दे रखी है इसने, बिंब दूरी 5 मीटर दूर बिल्कुल। तो u हमें दे रखा है इसने 5 मीटर। अब दिमाग लगाओ, हमने कार्तीय चिन्ह परिपाटी में सीखा कि हर बार भैया हम लोग जो बिंब है उसको दर्पण के बाईं तरफ रखेंगे, यहीं रखोगे ना बस को, तो उस तरफ कभी रख नहीं सकते। और इस तरफ की जो सभी दूरियां आप नापोगे वो कैसी होंगी, माइनस में होंगी। तो ये जो बिंब दूरी है ये अपने आप कैसे हो जाएगी, माइनस में हो जाएगी। तो अब जब आप यहां इसमें सूत्र में मान रखोगे तो आप क्या लिखोगे, 1/f की जगह हम लोग लिख रहे हैं प्लस का 3/2, यहां लिख रहे हैं प्लस का 3/2 बराबर 1/v की जगह v नहीं दे रखा हमें, और u की जगह हम लिखेंगे, ये प्लस तो है ही, फिर u की जगह हम लिखेंगे 1/-5। तो फिर ये माइनस प्लस जो है ये हो जाएगा माइनस हो जाएगा। अब देखो माइनस नीचे हो या ऊपर हो एक ही बात होती है, तो वो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा। फिर आप यहां से v का मान निकाल सकते हो। अब एक छोटी सी बात यहां पर और है, हमें सबको पता है कि ये जो उत्तल दर्पण है ना, ये कोई सी भी परिस्थिति हो, जो प्रतिबिंब का निर्माण करेगा वो यहीं पर ही करेगा, छोटा अंदर की तरफ, और छोटा होगा वो प्रतिबिंब। तो हमें यहां एक बात पता चल जाती है कि यार जो v होगा ना वो पॉजिटिव होगा। v का जो मान आएगा, जो भी मान आएगा सॉल्व करने के बाद भी वो पॉजिटिव आना चाहिए।
और काफ़ी बार केसेस में क्या होता है, जैसे मान लो अगर हमें ऐसा कुछ दे रखा हो, अवतल दर्पण का दे रखा हो मान लो, और इसमें हमें काफ़ी बार पता होता है कि मान लो अगर हमारा u ऐसे है माइनस में, और v भी मान लो हमारा कैसा आ रहा है, माइनस में आ रहा है, लेकिन क्वेश्चन में क्या दे रखा है, हमें u का मान तो मान लो दे रखा है कुछ ना कुछ नेगेटिव में, और हमें मान लो फोकस का मान भी पता है नेगेटिव कुछ ना कुछ। अब यहाँ पे बाय डिफॉल्ट v का मान हमें निकालना है, और हमें ये भी पता चल गया ड्राइंग बनाते ही कि वो मान कैसा आएगा, नेगेटिव आएगा। तो यहाँ पे ये गलती कभी भी मत करना कि आप सूत्र में आपको v तो पता ही नहीं है और आपने फिर भी माइनस लगा दिया उसके आगे, माइनस v लिख करके चल रहे हो, आप बोल रहे माइनस है ना। नहीं, ये गलती नहीं करनी है। क्या मतलब, जो चीज हमें नहीं पता है ना इस फॉर्मूले के हिसाब से, वो हमें उसके बारे में हमें कुछ भी नहीं पता, ये तो हमारी होशियारी है कि हम डायग्राम देख करके बता देते हैं कि वो प्लस होगा कि माइनस होगा। तो जो नहीं पता उसके बारे में हमें ये भी नहीं पता कि वो प्लस है कि माइनस है, हमें तो सिंपल फॉर्मूले को फॉलो करना है। जो चीजें पता है उन पे माइनस प्लस का हमें बहुत ज्यादा ध्यान देना है, जो नहीं पता उसका माइनस प्लस नहीं लगाना अपने को अपने मन से। तो ये बात आपको बहुत सतर्क रह करके क्वेश्चंस करने हैं। फिर उसके बाद क्या है हमारे पास में, नेक्स्ट है आवर्धन। पढ़ो, देखो आवर्धन को इंग्लिश में हम लोग कहते ही मैग्निफिकेशन है, इसीलिए उसका जो वो हमने सूत्र लिखा है वो क्या लिखा है, m से लिखा है। अब आप सब ने ना टॉम एंड जेरी वाले नाटक देखे होंगे। टॉम एंड जेरी में वो नहीं, काफी बार एक वो मिरर मेज बोलना चाहिए उसको, या सर्कस वर्कस में घुस जाता है। तो वहां पर क्या होता है कि फिर जेरी कभी उसको ऐसे आईने में बहुत बड़ा दिखाई देता है, ऐसे एकदम छाती बड़ी हो जाती है उसकी, पैर छोटे छोटे रहते हैं। फिर टॉम पतला हो जाता है कभी कहीं पर जाकर के, या एक बड़ा हो जाता है एक छोटा हो जाता है ऐसे। तो वो दरअसल क्या है, वो ये ही टॉपिक है मैग्निफिकेशन का, आवर्धन का। तो देखो आवर्धन सिर्फ गोलीय दर्पण का टॉपिक नहीं है, ये समतल दर्पण हो, गोलीय दर्पण हो, लेंस हो, ये बेसिक आइडिया है, सब में कॉमन रहने वाला है। फिर जो चेंज होगा वो यहां पे होगा v और u के लिए, वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो समझो आवर्धन क्या है, प्रतिबिंब की ऊंचाई और बिंब की ऊंचाई का अनुपात है। भाई ये भी प्रतिबिंब की ऊंचाई और ये बिंब की ऊंचाई का अनुपात आपने ले लिया। तो अनुपात जब लिया तो अगर मान लो इनकी ऊंचाई की जो यूनिट है, इकाई है, वो मीटर रही होगी, तो मीटर से मीटर कैंसिल हो गया होगा। अगर मान लो ये इकाई सेंटीमीटर रही होती तो सेंटीमीटर से सेंटीमीटर भी कट जाएगा। कहने का मतलब ये है कि आवर्धन की कोई भी इकाई नहीं होती है, कोई यूनिट नहीं होती है, आप सिर्फ एक संख्या होगी। आवर्धन क्या होगा, सिर्फ एक संख्या बस। अब इसको समझ रहे हैं अपन कि कैसे, इसको शॉर्टकट में किताब में लिखता है m बराबर h डैश बटा h। h डैश का मतलब बाय डिफॉल्ट हम मान करके चलते हैं प्रतिबिंब की ऊंचाई है, और h का मतलब हम मान करके चलते हैं बिंब की ऊंचाई है। फिर उसके बाद है हमारे पास में m h i बटा h o। तो h इमेज है ये, और ये है h ऑब्जेक्ट। गॉट इट। तो ये भी कहीं कहीं लिखा हुआ मिल सकता है, मेरे को ये थोड़ा कंफर्टेबल भी लगता है क्योंकि आई से दिख ही जाता है कि वो प्रतिबिंब है, और ओ से पता चल जाता है ऑब्जेक्ट है, मतलब बिंब की ऊंचाई की बात हो रही है। तो आपको तो फिर भी ये सूत्र थोड़ा ध्यान रख लेना सीधा, क्योंकि यही लिखा जाता है। अब एक छोटा सा रिलेशन है यहाँ पे कि गोलीय दर्पण के लिए आवर्धन का जो है एक और सूत्र है जो कि बिंब दूरी और प्रतिबिंब दूरी v से संबंधित है। मतलब गोलीय दर्पण के लिए स्पेशल m बराबर माइनस वी बटा यू भी होता है। लेकिन ये वाला फॉर्मूला कहीं नहीं बदलेगा, लेंस हो, सिंपल वाला मिरर हो, गोलीय दर्पण हो, लेकिन ये वाला जो फॉर्मूला है लेंस के लिए कुछ और होगा, जो कि मैं लेंस में बताऊंगा आपको। तो यहां देखो, अब आप एक छोटी सी चीज मैं आपको यहां समझाना चाह रहा हूं, एक तो क्या दो चीजें आपको समझाना चाह रहा हूं। देखो m को लिख रहे हैं हम लोग h डैश बटा h, तो मैं इसको यूं लिख सकता हूं ना कि h डैश बराबर है m इंटू h। कर सकते हैं भाई, m क्या है, केवल और केवल एक संख्या है, और इसको ही मैं वापस से अगर चाहूं तो यूं भी लिख सकता हूं h डैश बराबर m इंटू h। तो समझना हमें ये क्या बता रहा है, अगर m की जगह हो मेरे पास में 2 हो, 2 इंटू एच लिखा हुआ मान लो एक बार के लिए, h डैश बराबर 2 इंटू एच, तो इसका मतलब क्या है,
जो प्रतिबिंब की ऊंचाई है ना वो बिंब की ऊंचाई का दुगना है, 2 गुना, 2 टाइम्स, टाइम्स का मतलब होता है मल्टीप्लाई, 2 बार जितना बड़ा है। मतलब अगर ये मार्कर इसका प्रतिबिंब कैसा बन रहा हो, डबल हाइट का बन रहा हो, इतना बड़ा, तो ये इसका दुगना प्रतिबिंब हो गया ना, तो उसकी हाइट इसकी दुगनी हाइट है। तो m हमें केवल और केवल क्या बता रहा है कि जो प्रतिबिंब है वो बिंब का कितना गुना है, गुणा, मल्टीपल। अगर मान लो ये 0.5 है, या 0.5 लिख लो, या चाहिए तो इसको आप 1/2 लिख लो, आधा लिख लो, 1/2 इंटू एच। अगर मान लो ये है, ये एक एग्जाम्पल हो गया, ये एक एग्जाम्पल हो गया, तो इसका मतलब क्या है कि जो प्रतिबिंब की ऊंचाई है ना वो बिंब की ऊंचाई से आधी है, आधा गुना है, आधी है, इसका मतलब। आ रही बात समझ में? अगर यहां 3 लिखा हुआ है तो प्रतिबिंब की ऊंचाई बिंब की ऊंचाई का 3 टाइम्स है, मतलब प्रतिबिंब बिंब से 3 गुना बड़ा है। इंटरेस्टिंग है। तो यही बस बेसिक आइडिया है कि कितना बड़ा है या कितना छोटा है, यही आवर्धन, मैग्नीफायर नहीं आता कि ग्लास जिसको ऐसे देखते हैं तो वो बड़ा दिखाई देता है उसे, तो मैग्निफिकेशन नाम ही वहीं से आया है, लेकिन कंसेप्ट बड़ा है। यहां पे अगर संख्या 1 से छोटी होगी तो प्रतिबिंब की जो ऊंचाई है वो बिंब की ऊंचाई से कम होगी, और अगर संख्या 1 से बड़ी होगी तो प्रतिबिंब की ऊंचाई जो है बिंब की ऊंचाई से बड़ी होगी। और अगर संख्या मान लो m बराबर 1 है तो क्या होगा, m बराबर 1 है तो प्रतिबिंब और बिंब बराबर होगा। मतलब हम 3 केसेस इस तरह से कंक्लूड करके चाहे तो लिख सकते हैं कि भाई यदि इफ m बराबर है 1 तो इसका मतलब ये होगा h डैश बराबर होगा h के, और अगर m बड़ा है 1 से तो इसका मतलब ये होगा कि h डैश जो है, जो प्रतिबिंब की ऊंचाई है वो ज्यादा है किससे, बिंब की ऊंचाई से। यही देख लो आप, अगर ये 1 से बड़ा हो गया तो इसकी वैल्यू ज्यादा है कि h से। और अगर तीसरा केस हम क्या कह सकते हैं, m जो है छोटा है 1 से तो इसका क्या मतलब है, h डैश जो होगा वो छोटा होगा h से। समझ में आ गई? 3 केसेस हो गए। तो न्यूमेरिकल जो वैल्यू होगी ना m की, उसका मतलब तो ये है। फिर उसके बाद है हमारे पास में अब कि m जो है ना वो पॉजिटिव हो तो क्या, m अगर पॉजिटिव हो तो क्या, और m अगर नेगेटिव हो तो, ऋणात्मक हो तो क्या। तो उसको समझने के लिए मेरे को आपको एक केस समझाना पड़ेगा। मैं इसको मिटा रहा हूं यहां से। आप याद करो, अवतल दर्पण के हमने 6 केसेस देखे थे जिनमें प्रतिबिंब निर्माण हो रहा था, अलग अलग साइज का, अलग अलग जगह पे। आई होप आपको याद होंगे वो सारे के सारे केसेस। एक दो की अपन बात कर लेते हैं कि मान लो एक केस हम ले रहे हैं जब एक केस ये मान लेते हैं अपन कि जब जो हमारा बिंब है वो सी पर है और प्रतिबिंब भी सी पर बन रहा है, याद होगा आपको। तो यहां आप नोटिस करो कि जो हमारा H है वो कैसा है, पॉजिटिव है, और यहां नीचे अगर आप देखोगे तो हमारा जो H डैश है वो कैसा है, माइनस है। प्रतिबिंब नीचे वाला है ना, बिंब ऊपर वाला है, और दोनों का साइज बराबर है, खैर वो बात अलग है, अभी हम सिर्फ प्लस माइनस की बात कर रहे हैं। तो अगर हम इस केस में m देखेंगे तो m क्या होगा, देखना ध्यान से, ऊपर आएगा हमारे पास में h डैश, नीचे आएगा h। तो m यहां पर हमारे पास कैसा आएगा, ऊपर आएगा, ध्यान दो, माइनस, और नीचे क्या आएगा, प्लस। तो ये जो ओवरऑल चीज है ये कैसी आएगी हमारे पास में, ऋणात्मक। और अगर आप ऐसा अवतल दर्पण के शुरू वाले 5 केसेस में देखोगे, छठा केस कौन सा था, जहां पे जो प्रतिबिंब का निर्माण है वो यहां होता था, इसको छोड़ करके, इस केस को भूल जाओ अगर आप, तो जो शुरू के 5 केस हैं उन 5 में आपको देखने को मिलेगा कि जो h डैश है वो हमेशा क्या है, नेगेटिव है, और h तो हमेशा ही पॉजिटिव होगा।
जो बिंब की ऊंचाई है ये वाली चीज, ये तो हमेशा ही पॉजिटिव होगी ना, क्योंकि आप बिंब को तो हर बार ही ऊपर ही तो रखोगे ना, नीचे कौन रखता है, नहीं रखते अपन। हमें मेन फर्क किससे पड़ रहा है यहाँ पर, एच डैश से या प्रतिबिंब की ऊंचाई से। तो प्रतिबिंब की ऊंचाई शुरू के 5 केसेस में कैसी है, नेगेटिव होगी। सिर्फ एक ही केस है आखिरी वाला, वो भी कौन सा केस है देख लो अगर आपको याद नहीं आ रहा है तो। यहां पे अगर कोई वस्तु आप रखते हो तो उसका प्रतिबिंब जो है यहां बनता है, वो भी जबरदस्ती खींचनी पड़ती है हमें। अब याद हो गया होगा आई गेस आपको, आ रही बात समझ में। तो उस केस में जो है एच डैश पॉजिटिव होगा, बाकी तो एच डैश हमेशा नेगेटिव होगा। तो एच डैश नेगेटिव है शुरू के 5 केसेस में। इससे हम क्या कंक्लूजन निकाल रहे हैं कि जब भी हमारा जो m है वो ऋणात्मक होगा, जब भी m कैसा होगा, ऋणात्मक होगा गोलीय दर्पण के लिए, तो हमें देखने को मिल रहा है जो प्रतिबिंब है, जो हमारी इमेज है वो कैसी होगी देखना, जो प्रतिबिंब है वो उल्टा होगा और वास्तविक होगा, रियल होगा। आप खुद ही देख लो, शुरू के 5 केसेस में हर बार नीचे बनी है इमेज जो है, यहां फोकस पे बनी है सबसे पहले वाले केस में अनंत से ला करके फोकस पर। बाकी के जो 4 केसेस हैं, चारों में हमें क्या देखने को मिला कि जो एच डैश है वो मुख्य अक्ष से नीचे की तरफ बन रहा है। प्रतिबिंब नीचे है मतलब कार्तीय चिन्ह परिपाटी के हिसाब से वो ऋणात्मक हो जाएगा। तो जब भी m का मान नेगेटिव होगा, मतलब h डैश के माइनस का होते ही m माइनस का हो जाएगा। क्यों? क्योंकि s तो हमेशा ही प्लस है। तो ये जब भी माइनस होगा इसका मतलब क्या है कि प्रतिबिंब कैसा बना था, उल्टा बना था। और दूसरा, वो प्रतिबिंब आपको पर्दे पर मिल रहा है, पर्दे पर मिल रहा है इसका क्या मतलब है, वो वास्तविक प्रतिबिंब है। क्लियर हो गई ये बात। फिर यही चीज अगर हम m पॉजिटिव के लिए देखें, तो अगर मान लो, चलो आप सोच रहे हो सर उत्तल दर्पण का क्या, ये तो आप अवतल के लिए बता रहे हो, उत्तल में भी ये बात लागू होती है। समझो कैसे, एक ही केस ले लो उत्तल का, वैसे भी होते 2 ही केस हैं। और एक तो क्या होता है, अनंत से आती है अगर कोई भी चीज तो वो यहां पे फोकस पर उसका इमेज बन जाती है। एक केस ले रहे हैं हम जो दूसरा वाला है, कहीं पर भी आप वस्तु रखोगे तो क्या होगा, एक अगर रेखा सीधी भेजते हो तो ये तो फोकस से आती हुई प्रतीत होगी। दूसरा अगर मान लो आप कहां से भेजते हो, पी पे भेजते हो, तो ये पीछे इसको जब आप ले जाओगे तो यहां जो है आपको प्रतिबिंब बनेगा। तो आप नोटिस करके देखो यहां पर H भी पॉजिटिव है क्योंकि मुख्य अक्ष से ऊपर की तरफ है H, और H डैश भी पॉजिटिव है क्योंकि ये भी मुख्य अक्ष से ऊपर की तरफ ही है। और अगर दोनों ही पॉजिटिव हैं तो इसका मतलब क्या है, m पॉजिटिव हो गया अपने आप। और अगर m पॉजिटिव है और ये केस हम देख पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, तो हमें क्या समझने को मिल रहा है यहाँ पर, जब भी m पॉजिटिव होगा तो जो प्रतिबिंब है वो कैसा होगा, सीधा होगा, पहली बात। दूसरी बात, वो जो प्रतिबिंब है वो कैसा होगा, आभासी होगा, वर्चुअल होगा, नकली होगा, क्योंकि वो आईने के उस दर्पण के अंदर मिल रहा है, बाहर किसी पर्दे पर नहीं मिल रहा है। तो ये मतलब है m के पॉजिटिव या नेगेटिव होने का और उसका फिजिकल मीनिंग। तो जैसे एक क्वेश्चन मान लो हमें दे रखा है बुक में, बहुत फेमस क्वेश्चन है, किसी दर्पण के किसी केस के लिए आवर्धन का जो मान है वो है m बराबर -3 मान लो। चलो हो सकता है मैंने चेंज कर दिया एग्जाम्पल, किताब में शायद +3 दे रखा है, अपन -3 से समझते हैं। तो इस कथन का क्या तात्पर्य है, इसका क्या मतलब है, तो आपको दो मतलब बताना है, एक तो माइनस का क्या मतलब है और एक बताना है कि 3 का क्या मतलब है। तो पहले 3 से शुरू करो। m का 3 मतलब होने का क्या मतलब है कि प्रतिबिंब का जो आकार है वो बिंब के आकार का 3 गुना है। प्रतिबिंब का जो साइज है ना वो 3 टाइम्स बड़ा है उससे। तो प्रतिबिंब का आकार बिंब के आकार का 3 गुना है। पहली बात तो आपको ये तय करनी है, मतलब बता देनी है। क्यों? क्योंकि हमें पता है h डैश बराबर क्या होता है, m इंटू एच होता है ना। तो यहां पर भी वही लिख रहे हो आप, h डैश बराबर 3 इंटू एच। सही बात है। तो प्रतिबिंब का जो साइज है वो बिंब के साइज का 3 गुना है, इससे पता चला। माइनस का अच्छा क्या मतलब है, तो हम बोलेंगे कि जो प्रतिबिंब है वो कैसा है, उल्टा है, और कैसा है, वास्तविक है। वास्तविक है मतलब क्या, वो किसी न किसी पर्दे पर हमको मिल रहा है।
अब ये जो संबंध है ना h डैश अपॉन h वाला, जब हम दर्पण सूत्र की व्युत्पत्ति करते हैं ना, तो हमें एक संबंध उस वक्त ये भी मिलता है। अभी हमें दिमाग नहीं लगाना है कि ये हमें कहाँ से मिला है, लेकिन ये हमारे पास एक इनबिल्ट सूत्र है। तो आप सेम m जो h डैश बटा h है उसको माइनस v बटा u भी लिख सकते हो, और इसको भी जब ज़रूरत पड़े तब हमें यूज़ करना है। समझ में आ गई बात? जैसे अगर मान लो इसको मेरे को अभी इससे जोड़ना हो, तो मैं इस सूत्र के हिसाब से यूँ लिख सकता हूँ। देखो नीचे देखो, मैं लिख सकता हूँ कि 3 बराबर है माइनस का v बटा u, और इसको मैं लिख सकता हूँ, ध्यान से देखना, माइनस का v बराबर 3u, और अगर मान लो m माइनस था मेरा तो यहाँ माइनस भी लगा सकता हूँ मैं, और माइनस से माइनस कैंसिल भी हो जाएगा, तो v बराबर 3u है। इसका क्या मतलब हो गया? यहाँ देखो, जो प्रतिबिंब की दूरी है वो बिंब की दूरी का 3 गुना है। मतलब बिंब, जैसे मान लो अगर कोई सा भी केस है, मान लो इसके लिए अगर हम ले रहे हैं, तो मान लो अगर u का मान अगर मान लो 10 सेंटीमीटर है, तो v का मान क्या होगा हमारे पास में? 3 गुना, मतलब 30 सेंटीमीटर। मतलब अगर आप मान लो u यहां रख रहे हो तो v आपको यहां मिलेगा। ये अगर 10 है तो यहाँ 20 होगा, यहाँ 30 होगा। आई बात समझ में? तो ये इस केस के कहने का मतलब होगा। हट रहा हूँ यहाँ से, जो भी लिखा है आप लिख लो आराम से। बाकी सारे वीडियोस इस सीरीज के बने हुए ही है, फिजिक्स पूरी हो चुकी है, और अच्छे से समझो इसको, लिख लो। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में। थैंक यू सो मच।